हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम की जो एनालिसिस है वो 3 नवंबर की जो है और शिफ्ट 1 की जो एनालिसिस वो आज करवाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं जो आज 3 नवंबर वाले शिफ्ट में जो आए हैं। ठीक ना। देखिए आइए क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि विंध्याचल पर्वत क्या दिखा दोस्तों। विंध्याचल पर्वत विंध्याचल पर्वत से कौन सी नदी निकलती है। ठीक ना। ऐसा प्रश्न कुछ था, शायद इससे अलग भी हो। तो हम जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं विंध्याचल पर्वत से वो सभी लेकर आए। ठीक ना। तो ठीक आइए देखते हैं दोस्तों। विंध्याचल पर्वत में से कई नदियाँ निकलती हैं जिनमें से चंबल है, बेतवा है, केन है, ठीक ना, सोन, तमसा और काली सिंधु प्रमुख है। ठीक ना। ये नदियाँ विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरी और दक्षिणी ढलानों से निकलती हैं। ठीक ना। और देखिए दोस्तों उत्तरी ढलान से कौन नदी निकलती वो देखते हैं। चंबल, बेतवा, केन और काली जो सिंध है पर्वतीय जैसी नदियाँ जो हैं उत्तरी ढलान से निकलती हैं। ठीक ना दोस्तों। और देखिए दक्षिणी ढलान से कौन निकलती है तो सोन है, नर्मदा नदी जो मैकाल पहाड़ियों से निकलती है जिन्हें अब तक सब जो सतपुड़ा का हिस्सा माना जाता था। ठीक ना। जिन्हें अब सतपुड़ा का हिस्सा माना जाता है। विंध्याचल पर्वत भारत के पश्चिमी भाग मध्य भाग में स्थित है। एक प्राचीन और पर्वत श्रृंखला है जो कई खंडों में बटी हुई है। यह ऐतिहासिक रूप से उत्तरी और दक्षिणी भारत को विभाजित करते हुए गुजरात से शुरू होकर बिहार तक फैली हुई है। ठीक ना। कहाँ गुजरात से लेकर बिहार तक फैली हुई है। और देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन ही सद्भावना। ठीक ना। सद्भावना शिखर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब देखिए विंध्याचल पर्वत की प्रमुख विशेषताएं थोड़ा देख लेते हैं। देखिए भौगोलिक विस्तार है क्या है। पर्वत श्रृंखला गुजरात, मध्य प्रदेश जो ये विंध्याचल पर्वत है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक फैली हुई है। ठीक ना। देखिए ये 2 शाखाओं में बंट जाती है, उत्तरी शाखा और देखिए उत्तरी शाखा में कैमूर पर्वतमाला और दक्षिणी शाखा जो मैकाल पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वत में मिलती है। ठीक ना। ये नदियाँ देखिए यहाँ गंगा यमुना प्रणाली के मुख्य दक्षिणी सहायक नदी जैसे चंबल, बेतवा, केन और टोंस को जन्म देती है। ठीक। उच्चतम बिंदु क्या है इसकी सबसे उच्चतम चोटी सद्भावना शिखर है। ठीक ना। जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2467 फीट है। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये आया है ये लोहे पर जंग का सूत्र क्या था। ऐसा प्रश्न पूछा गया था आज 3 नवंबर वाले शिफ्ट 1 में जो एनालिसिस है कि लोहे पर जो जंग लगता है उसका सूत्र क्या है। ठीक ना। तो उसका दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है देखिए Fe2O3 Fe2O3 इंटू H2O। ठीक ना। क्या होता है Fe2O3 इंटू H2। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, बाकी नीचे लिखा ही है देखिए एक सेकंड Fe2O3 फिर डॉट H2O। ठीक ना। N2 जिससे चिन्ह लगता है H2O। ठीक ये सूत्र होता है। और देखिए लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपचयन ये अभिक्रिया है जो देखिए तब तक होती है जब लोहा हवा, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है। यह प्रक्रिया लोहे के क्षरण का एक रूप है। ठीक ना। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहा लाल भूरे रंग के हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड यानी जंग में बदल जाता है। ठीक ना। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों का होना अनिवार्य है। ठीक ना। जंग लगने की प्रक्रिया देख लीजिए आप लोग। लोहे यानी Fe का ऑक्सीकरण होता है और आयरन जो है आयनिक भाग में Fe2+ करके, ठीक ना, Fe2+ करके बदल जाता है। ठीक। अपचयन फिर होता है और अपचयन किसका होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन का पानी में अपचयन होता है। अंतिम उत्पाद क्या बनता है
अंततः आयरन जो है, आयरन का और ऑक्सीकरण होता है, फिर ऑक्सीकरण होता है और आयरन ऑक्साइड के रूप में जंग, यानी ये सूत्र है, ठीक ना, आपका बनाता है। और ये जो है क्या है, लाल भूरे रंग की परत होती है, ठीक ना। देखिए आवश्यक कारक क्या है इसके, ऑक्सीजन, लोहे के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ठीक ना। और क्या, और कौन से कारक हैं, ये लोहे में जंग लगने के जो कारक हैं वो बताया जा रहा है, ठीक ना दोस्तों। यह प्रक्रिया तेज, पानी क्या है, यह प्रक्रिया को तेज करता है और माध्यम प्रदान करता है। नमी क्या है, हवा में मौजूद नमी के कारण जंग लगने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न जो आया दोस्तों वो था कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, ठीक ना। तो जब ताप का एसआई मात्रक है दोस्तों, एक सेकंड, जो ताप का एसआई मात्रक है दोस्तों वो होता है केल्विन, ठीक ना। क्या होता है, केल्विन। ये ताप का सही मात्रक क्या था, केल्विन होता है, ठीक। क्वेश्चन ऊपर चला गया, ठीक ना। आइए और देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एसआई मात्रक हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी ताप का पूछा गया था तो और भी पूछ सकता है, तो हम और भी देख लेते हैं कि एसआई मात्रक है। देखिए मीटर का क्या होता है, मीटर जो है लंबाई का मात्रक होता है, ठीक ना। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है, ये तो पता ही होगा आपको। और थोड़ा देख एम्पियर का, वो प्रश्न ऐसा ही था कि विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर है, तो ताप का मात्रक क्या है, ऐसे पूछा था प्रश्न, ठीक ना। तो ताप, विद्युत धारा क्या है, एम्पियर है। तापमान का तो पता हो गया, केल्विन होता है, ठीक। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, ये मोल होता है, ठीक ना। ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडिला होता है। इसका जो ये प्रतीक दिए हैं, ठीक ना, आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए महत्वपूर्ण, अन्य महत्वपूर्ण जो मात्रक है, जैसे देखिए जो मीटर भी, जितने भी मीटर के होते हैं ना, जैसे 100 मीटर बराबर की, ये भी देख लो, 100 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। एक देना 1.6093 बराबर क्या होता है, 1 मील होता है, मील के बराबर होता है, ठीक ना। अब देखिए जो खगोलीय इकाई होती है इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, खगोलीय एयू पूछ ले कभी तो ये जरूर याद रखना, ठीक ना। प्रकाश वर्ष पूछ सकता है दोस्तों, तो आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश वर्ष में लाइट ईयर जिसे कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। और देख लीजिए पारसेक 3.08 गुणा 10 की पावर 6 मीटर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक ना। और कभी पूछ ले कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, तो आप लोग समय मत ना कहिएगा, नहीं कि वर्ष लगा तो समय बता दो, तो प्रकाश वर्ष क्या है, एक दूरी का मात्रक है, ठीक ना। इसका दूरी का। लीटर आयतन का मात्रक किस में, अगर लिक्विड में है तो लीटर हो जाएगा, नहीं तो मीटर क्यूब, ठीक ना। तापमान मापने की और इकाई है, जैसे कि क्या, जैसे कि सेल्सियस, ठीक है ना दोस्तों। फ़ारेनहाइट भी होता है। और देखिए दोस्तों, जैसे बल का मात्रक क्या है, न्यूटन होता है, ठीक ना। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये पूछ सकता है शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक ना, वाट होता है। कोण का माप क्या होता है, डिग्री, ठीक ना, अंश। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक ना। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। और ठोस कोण का अगर पूछ ले तो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेरेडियन होता है। किसका, ठोस कोण का। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि भारत आया था कि 4 नंबर का, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल, 16वें यानी जो अभी वर्तमान में वही 16वें अटॉर्नी जनरल है, ठीक ना। तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो हैं आर वेंकट रमणई, ठीक ना। आर वेंकट रमणी जो हैं ये भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है और ये इस पद पर 16वें नंबर पर है, ठीक ना। उन्होंने देखिए, इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को पदभार ग्रहण किया था और 19 सितंबर 2025 में 2 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, ठीक ना दोस्तों। वर्तमान में यही कौन है, आर वेंकटरमणी। पद कौन है, पद क्रमांक 16वां है, ठीक ना। कार्यभार कब ने ग्रहण किया था, 1 अक्टूबर 2022 को ग्रहण किया था। दोबारा से नियुक्ति कब हुई थी इनकी, सितंबर 2025 में, 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी, ठीक ना। रीवा में कौन सी नदी बहती दोस्तों, रीवा में कौन सी नदी बहती, ये आपको आया था प्रश्न शायद, तो ऐसा ही प्रश्न था।
तो रीवा शहर में बिछिया नदी के किनारे बसा है और यहाँ से तमसा नदी, जिसे टोंस नदी भी कहते हैं, से भी होकर गुजरती है, जो कि प्रमुख सहायक नदी है। भारत की एक अन्य नर्मदा को भी प्राचीन काल में रेवा भी कहा जाता था, लेकिन यह रीवा से नहीं निकलती, ठीक ना। बिछिया नदी है एक शहर, यह रीवा शहर के पास से बहने वाली एक छोटी नदी है, ठीक ना। और देखिए, यह मध्य प्रदेश के मैहर जिले से निकलती है और गंगा नदी के उप नदी रीवा से यहाँ होकर गुजरती है, ठीक। और कई सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं, ठीक। ये नर्मदा जो पहले रेवा कही जाती है, यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और रेवा इसके नाम से भी जानी जाती है, लेकिन यह रीवा से नहीं होकर गुजरती, ठीक ना। राम इसका पहले रेवा था, ठीक ना। अब अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं। तो फ्लाइंग सिख दोस्तों मिल्खा सिंह को कहा जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को। और देखिए, मिल्खा सिंह को कहा जाता है, जो एक क्या महान भारतीय धावक थे। इनका उपमान उन्हें 1960 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति, वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल आयूब खान ने, ठीक ना, दिया था, जब मिल्खा ने लाहौर में एक 200 मीटर की दौड़ में खालिद को हराकर एक यादगार जीत हासिल की थी, ठीक ना दोस्तों। इसके बाद और थोड़ा देख लीजिए और लोगों के उपनाम, जैसे कहें कि हॉकी का जादूगर तो आप लोग जानते होंगे। हॉकी के जादू मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद को, ठीक ना। अगर आ जाए कि उड़न परी किसे कहते हैं, ठीक ना, किसे? उड़न परी तो किसे कहा जाता है? पीटी उषा को, ठीक ना। इसको पीटी उषा का उपनाम क्या है? उड़न परी, ठीक है ना। दवाल किसे कहा जाता है? ठीक ना। तो राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता है? दवाल, ठीक ना। राहुल द्रविड़ जो एक क्रिकेटर हैं, ठीक ना। और देखिए, और बंगाल टाइगर किसे कहते हैं? बंगाल टाइगर के नाम से किनको जाना जाता है दोस्तों? तो सौरव गांगुली जो कि एक क्रिकेटर जी हैं, ठीक ना। तो आप लोग इनको याद रख लीजिएगा ना। अभी यहाँ पर पूछ लिया मिल्खा सिंह का, तो शायद और भी पूछ सकता है, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, ठीक ना दोस्तों। और देखिए, 7 नंबर का जो प्रश्न आया दोस्तों, ये है कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का प्रावधान है, जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाता है, ठीक ना। इस आयोग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच में करों के वितरण और वित्तीय संबंधों पर अपनी सिफारिशों को देना होता है, ठीक। और देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 280 के मुख्य बिंदु क्या है। वित्त आयोग का गठन होता है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक। सिफारिशें, ये आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करता है। अन्य सिफारिश क्या होती है कि केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों को सिद्धांत और राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की सलाह देता है। वित्तीय संबंध, यह राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में संबंधित अन्य मामलों पर भी सलाह देता है। संरचना के आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य भी होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बैगा जनजाति का नृत्य क्या है? बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन है? कर्मा और परधौनी, ठीक ना। कर्मा नृत्य नई फसल के आगमन का जश्न मनाने के लिए किया जाता है और इससे पुरुष और महिलाएं भाग लेते हैं, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न आया था बैगा जनजाति से, ठीक ना दोस्तों। वहीं परधौनी नृत्य शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें वे विभिन्न जानवरों जैसे मोर और हाथी के मुखौटों पहनकर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि कथकली किस प्रकार का नृत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक। तो कि कथकली एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य, कौन सा? क्लासिकल डांस है, ठीक ना। क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक, जो केरल में, कहाँ पर? केरल में की एक प्रमुख कला है। और क्या दोस्तों, यह नृत्य संगीत और अभिनय का उत्कृष्ट संयोजन, जिसमें नर्तक अपने मुख्य मुद्राओं को क्या है, हाव भाव और वेशभूषा के माध्यम से कहानियाँ कहते हैं।
देखिए दोस्तों, आया था लेंस का फार्मूला, लेंस के फार्मूले से शायद क्वेश्चन भी आया था, हो सकता है कि लेंस का फार्मूला भी पूछा हो। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए हम दर्पण का भी लिख दे रहे हैं, पहले लेंस का लिख दे रहे हैं। तो लेंस का होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का, ठीक ना। ये किसका होता है, लेंस का। एफ क्या है दोस्तों, तो एफ है फोकस दूरी, वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक ना, और यू क्या है बिंब यानी वस्तु की दूरी, ठीक ना, ये वस्तु की दूरी है। यहीं पर दर्पण का लिख लीजिए आप लोग। तो दर्पण का क्या होता है 1/f, ठीक ना, 1/f बराबर 1/v प्लस हो जाता है इसमें, बस और कुछ नहीं होता, 1/v 1/u ऐसे होता है ये, ठीक। ये होते फार्मूले, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। मालवा का पठार आया था दोस्तों, कि मालवा का पठार जो है, मालवा के पठार से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली वो पता नहीं हो पाया था, उससे हम संबंधित लिख दिए हैं। ठीक है, मालवा का पठार जो है इसके बारे में देखिए। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक ज्वालामुखी पठार है। ये त्रिभुजाकार है और विंध्य पहाड़ियों पर आधारित है, ठीक, विंध्य पहाड़ियों पर आधारित है, जो क्या है इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, कपास, चना और ज्वार है, ठीक ना, क्या है ज्वार है। मालवा के प्रमुख शहरों में इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर शामिल है, ठीक। भौगोलिक विशेषताएं इसकी देख लीजिए दोस्तों। तो भौगोलिक क्या स्थिति, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला, जिसके उत्तर में चंबल घाटी और दक्षिण में विंध्या पर्वत हिमालय, ठीक ना। भूविज्ञान, यह एक लावा पठार है जो डेक्कन ट्रैप्स का हिस्सा है और यह मिट्टी की काली उपजाऊ और ज्वालामुखी है, ठीक। और नदियाँ देख लीजिए, नदियाँ जहाँ चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन जैसी नदियाँ बहती हैं जो उत्तर पूर्व की ओर ढलान की ओर बहती हैं। जलवायु यहाँ वर्षा की मात्रा लगभग 25 इंच होती है, लेकिन यह अनियमित है। तो दोस्तों अभी इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, ठीक ना। तो और क्वेश्चन जो इसके होंगे अभी 2 या 3-4 क्वेश्चन, तो उसको हम अगले वाली शिफ्ट में सम्मिलित कर लेंगे। जो अभी मतलब जितने भेजे गए थे उतने के बना दिए हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो अगले शिफ्ट में फिर करवाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।